आज हम लोग क्लास 11th हिंदी का अंतरह बुक का लेसन पढ़ेंगे ज्योतिबा, जिसके लेखक हैं सुधा अरोड़ा जी। सुधा अरोड़ा का जन्म कब हुआ है? तो सुधा अरोड़ा का जन्म लाहौर, पाकिस्तान में सन 1948 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, सुधा अरोड़ा का जन्म कब हुआ है? सन 1948 में लाहौर, पाकिस्तान में हुआ। उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने की और इसी विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजों में उन्होंने सन 1969 से 1971 तक अध्यापन कार्य किया। कथा साहित्य में सुधा अरोड़ा एक चर्चित नाम है। उन्होंने कई सारे कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए। कहानी संग्रह मतलब कहानियों का संग्रह, जैसे बगैर तरासे हुए, युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास तथा औरत की कहानियाँ आदि। उनकी कहानियाँ लगभग सभी भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त कई विदेशी भाषाओं में भी अनुदित है। मतलब ये बताती है कि इनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रही होगी, जिसके कारण न इसका अनुवाद भारतीय भाषा में बल्कि विदेशी भाषाओं में भी हुआ है। उन्होंने भारतीय महिला कलाकारों के आत्मकथ्यों के 2 संकलन दहलीज को लांघते हुए और पंखों की उड़ान तैयार किए हैं। लेखन के स्तर पर पत्र पत्रिकाओं में भी बराबर उनकी सक्रियता बनी हुई है। पाक्षिक सरिका, पाक्षिक किसको कहा जाता है? जो 15 दिन पे आता है, ठीक है। तो एक पत्रिका है जिनका नाम है सरिका, उसमें इन्होंने आम आदमी, जिंदा सवाल और राष्ट्रीय दैनिक, दैनिक मतलब क्या होता है? जो प्रत्येक दिन आता है अखबार, उसको दैनिक कहा जाता है। जनसत्ता में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर उनका साप्ताहिक स्तंभ वामा बहुत चर्चित रहा था। जनसत्ता एक पेपर का नाम है जिसमें साप्ताहिक स्तंभ का एक कॉलम में इनका वामा बहुत ज़्यादा चर्चित रहा था। महिला संगठनों के सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी सक्रियता और समर्थन जारी है। महिलाओं पर ही केंद्रित औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत लेखों का संग्रह भी उन्होंने लिखा है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? सुधा अरोड़ा को। सुधा अरोड़ा मूलतः कथाकार हैं। उनके यहाँ स्त्री विमर्श का रूप आक्रामक न होकर सहज और संयत है। सामाजिक और मानवीय सलाहकारों को वे रोचक ढंग से विश्लेषित करती है। पाठ्यपुस्तक में संकलित ज्योतिबा फूले की जीवनी में लेखिका ने ज्योतिबा फूले और उसकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए शिक्षा और समाज सुधार संबंधी कार्यों का महत्व बताया है। सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का विरोध कर उन्होंने दलित, शोषित और स्त्रियों की समानता के हक की लड़ाई लड़ी। इसके कारण समाज का व्यापक विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा है। उस दौर की परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए उनका संघर्ष निर्णायक महत्व रखता है। अब देखिए, ज्योतिबा फूले की कहानी है। इसमें आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, सावित्रीबाई फूले योजना कुछ समय पहले आई थी, जिसके तहत लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही थी। तो सावित्रीबाई फूले के पति का नाम ज्योतिबा फूले है और इन्होंने ही सबसे पहले पुणे में महिलाओं के लिए विद्यालय खोला था, जबकि उसके पहले कोई महिलाओं के लिए स्कूल नहीं खोलता था। तो यह अप्रत्याशित नहीं है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं, उसमें महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम का शुमार नहीं है। इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि हैं और ज्योतिबा फूले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया कि भैया पूंजीवादी और पुरोहितवादी समाज नहीं होना चाहिए। उन्होंने किसकी स्थापना की है? तो सत्य शोधक समाज की। उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य इस बात का प्रमाण भी है। जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई, तो फूले ने तत्काल उत्तर दिया, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए और विद्या किसके घर चली गई? शूद्रों के घर चली गई। शूद्र किसको कहा जाता है? आप लोग इतिहास में 4 वर्ण पढ़े हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वही कहा गया, पहले के समय में शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए ब्राह्मणों ने जब कहा कि विद्या शूद्रों के घर चली गई, तो इन्होंने कहा सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए और विद्या शूद्रों के घर चली गई। और भूदेव ब्राह्मण क्या हुए? शर्मा गए। महात्मा ज्योतिबा फूले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। उनका कहना था, राज सत्ता ब्राह्मण आधिपत्य के तहत धर्मवादी सत्ता आपस में साठ गांठ कर इन सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग करती है।
उनका कहना था इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फूले के मौलिक विचार: गुलामगिरी, शेतकर यांचा आसूड, किसानों का प्रतिशोध का मराठी वर्ड है आपका शेतकर यांचा आसूड, सार्वजनिक सत्यधर्म आदि पुस्तकों में ये सब संग्रहित है। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है: जिस परिवार में पिता बौद्ध धर्म हो, माता ईसाई हो, बेटी मुसलमान हो और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। हालांकि ये वास्तविकता में नहीं हो सकता भाई कि माँ ईसाई हो जाए, बाप बौद्ध हो जाए, बेटी मुसलमान हो जाए, बेटा सत्यधर्मी हो जाए। लेकिन इनका कहना है कि पूरा समाज एक हो, सभी लोग मिल करके चलें, चाहे सब अलग अलग धर्म को मानने वाले हों, लेकिन फिर भी साथ होकर के चल सकें। आधुनिक शिक्षा के बारे में फूले कहते हैं कि यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को मिलता रहे तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा। गरीबों से कर जमा करना और उसे उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना, किसे चाहिए ऐसी शिक्षा। यानी कि ये ऊंची जाति के साथ साथ निम्न जाति के भी लोगों को शिक्षित करना चाहते थे। स्वाभाविक है कि विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले और सर्वांगीण समाज सुधार न चाहने वाले तथाकथित संभ्रांत समीक्षकों ने महात्मा फूले को समाज सुधारकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया। यह ब्राह्मणी मानसिकता की असलियत का भी पर्दाफाश करता है। 1883 में ज्योतिबा फूले अपने बहुचर्चित ग्रंथ शेतकर यांचा आसूड के उपोद्घात में लिखते हैं: विद्या बिन मति गई। अगर विद्या नहीं रहेगा तो आपकी मति बुद्धि चली जाएगी। मति बिना नीति गई। अगर मति चला गया तो नीति चला जाएगा, और नीति बिना गति गई, और गति बिना वित्त गया, और वित्त बिना शूद्र गए, और इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। इसलिए सभी को विद्यावान होना आवश्यक है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने लिखा: स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं कि वह मानवीय अधिकारों को समझ नहीं पाए। जैसी स्वतंत्रता पुरुष लेता है वैसा ही स्वतंत्रता स्त्री ले तो पुरुष के लिए अलग नियम, स्त्रियों के लिए अलग अलग नियम। यह पक्षपात है। उन्होंने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की कि भैया दोनों को बराबर रखना चाहिए। किसको? पुरुष को और स्त्री को। अब पूरी विवाह विधि से उन्होंने ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने नए मंगलाष्टक विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र तैयार किए। वे चाहते थे विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री के गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने मंत्र हैं वे सारे निकाल दिए जाएं। देखो, हालांकि ये सब बातें कुछ हद तक सही भी है, लेकिन बहुत गलत भी है। एकदम से लड़कियों को लड़कों के बराबर तो नहीं किया जा सकता, कुछ हद पर उन्हें कम रखा जाना भी सही है। अब आता है, ऐसे मंत्र होने चाहिए जिन्हें वर वधु आसानी से समझ सके। ज्योतिबा ने जिन मंगलाष्टकों की रचना की उनमें वधु वर से कहती है: स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों का ही नहीं हो। इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे कमिन और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। यह आकांक्षा सिर्फ वधु की ही नहीं, गुलामी से मुक्ति की भी होगी। गुलामी से मुक्ति चाहने वाले हर स्त्री के हो। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फूले ने हर संभव प्रयत्न भी किया। 1888 में जब ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर संघर्ष को मेरा पूर्ण विराम मत दीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर सकता, इसलिए मुझे महात्मा नहीं कहिए, मुझे बहुत विद्वान मत कहिए, मुझे भी साधारण जन की तरह ही रहने दीजिए, मुझे अपने बीच से अलग न करें। और उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित किया। ज्योतिबा ने उन्हें मराठी भाषा ही नहीं बल्कि अंग्रेजी लिखना पढ़ना और बोलना भी सिखाया। सावित्री बाई की बचपन से शिक्षा में रुचि थी, उनकी ग्राह शक्ति तेज थी। उनके बचपन की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। 6-7 साल की उम्र में वह एक बार हाट गई थी। वहाँ खरीद कर उसने देखा, खाते खाते देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ मिशनरी स्त्रियां और पुरुष गा रहे हैं।
देखो, सावित्री बाई जब 6-7 साल की थी तब एक दिन वह बाजार गई थी, तो वहाँ पर वह देखी सिखल गांव के हाट में कुछ लोग गा बजा रहे थे। एक लाट साहब ने उसे खाते हुए रुककर गाना सुनते हुए देखा, तो कहा इस तरह खाते खाते घूमना अच्छी बात नहीं है। सुनते ही सावित्री ने हाथ का खाना फेंक दिया। लाट साहब ने कहा, बड़ी अच्छी लड़की हो तुम, यह पुस्तक ले जाओ, और तुम्हें पढ़ना ना आए तो यह चित्र तुम्हें अच्छा ही लगेगा। घर आकर सावित्री ने वह पुस्तक पिता को दिखाई। आग बबूला होकर पिता ने उसे कूड़े में फेंक दिया और कहा, ईसाइयों से ऐसी चीज़ें लेकर तू भ्रष्ट हो जाएगी, सारे कुल को भ्रष्ट कर देगी, तेरी शादी कर देनी चाहिए। सावित्री ने वह पुस्तक उठाकर कोने में छुपा दी। सन 1840 में ज्योतिबा फुले से विवाह होने पर अपने सामान के साथ उस किताब को सहेज कर ससुराल ले आई और शिक्षित होने के बाद वह पुस्तक पढ़ी भी थी। 14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेठ निवासी भेड़े के बाड़े में पहली कन्याशाला की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? पुणे में। याद रखिएगा, किसने की थी? सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाबाई फुले। अब पूरे भारत में लड़कियों की शिक्षा की यह पहली पाठशाला थी। भारत में 3000 सालों के इतिहास में ऐसा पहले कभी भी काम नहीं हुआ था। पता है, लोग उन लोगों पर जो है गोबर फेंका करते थे कि तुम लोग लड़की को पढ़ा करके बर्बाद कर देगा, लड़की लोग को कहीं कोई पढ़ाना चाहिए। बहुत सारा व्यवधान, अड़चन, लांछन भी आया। ज्योतिबा के धर्मभीरू पिता ने पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव में आकर अपने बेटे और बहू को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सावित्री जब पढ़ाने के लिए स्कूल जाती तो रास्ते में खड़े लोग उसे गाली देते, थूक देते उसके ऊपर, पत्थर मारते, गोबर उछालते। दोनों पति पत्नी सारी बाधाओं से जूझते हुए अपने काम में डटे रहे। 1840-1890 तक 50 वर्षों तक ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने एक प्रण होकर अपने मिशन को पूरा किया, और उसके बाद मिशनरी महिलाओं की तरह यह किसान और अछूत की झुग्गी झोपड़ी में जाती और लड़कियों को स्कूल भेजने का आग्रह करती। इसके अलावा उसने बोला कि भैया सभी लोग एक हैं, सब कोई एक जैसे होने चाहिए। इस बारे में उन्होंने बात किया। हर काम पति पत्नी ने डंके की चोट पर किया, और आगे चल कर के क्या हुआ, बहुत सारी लड़कियां भी स्कूल पढ़ने के लिए आने लगी। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को एक दूसरे के प्रति और एक लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक आदर्श दाम्पत्य की मिसाल भी बनकर रह गई। तो इस प्रकार आप लोग का यह अध्याय खत्म हो जाता है। आप लोग को इसका ऑब्जेक्टिव लिखना है, याद करना है, और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।